मूवी की शुरुआत में हम एक उजाड़ शहर का सीन देखते हैं जो रेडिएशन से पूरी तरह तबाह हो चुका था। लगभग पूरी आबादी मर चुकी थी और कुछ बचे लोग अपनी गुजर बसर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगले सीन में हमारी कहानी की हीरोइन एन बर्डन से मुलाकात होती है। अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए वो एक प्रोटेक्टिव सूट पहनती है और जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाती है। जब वो अपने लिए जरूरी चीजें इकट्ठा कर लेती है तो वापस अपने फार्म हाउस में आती है जो हरी भरी वादी में पहाड़ों और जंगलों के बीच में था। ये जगह रेडिएशन से बची हुई थी, इसलिए यहाँ इंसान रह सकते हैं। जब अन वापस आती है तो वो अपना सूट उतार कर ढंग से नहाती है ताकि कोई भी बची रेडिएशन हट सके। फिर वो इकट्ठा किए गए सामान से डिनर बनाती है, खाती है और सो जाती है। अगले दिन एन अपने कुत्ते के साथ ट्रैप्स चेक करने जाती है जो उसने लगाए थे। अचानक कुत्ता कुछ महसूस करता है और दौड़ पड़ता है, जिसे देखकर एनी उसके पीछे चल पड़ती है। जल्दी ही वो एक अजीब सी कार के पास पहुंचती है जहां एक आदमी जॉन लूमिस प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए है। उत्सुक होकर एन दूर से छिपकर जॉन को देखती है जो कि रेडिएशन को चेक कर रहा था। उसका ट्रेसिंग डिवाइस दिखाता है कि इस जगह में रेडिएशन नहीं है, इसलिए वो खुशी से सूट उतार देता है। फिर वो एक लंबी रिलैक्स्ड सांस लेता है और पास के झरने में छलांग लगा देता है। ये देखकर एन घबराई हुई उसके पास दौड़ती है और उसे पानी से बाहर आने को कहती है। उसके अचानक आने से जॉन डर जाता है और अपनी बंदूक एन पर तान लेता है, लेकिन एन स्पष्ट कर देती है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। वो समझाती है कि उसे उस पानी में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि ये शहर से आई रेडिएशन से दूषित है। जॉन ये सुनकर डर जाता है और तुरंत पानी से बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रेडिएशन उस तक पहुंच चुका होता है और वो उल्टी करने लगता है। अपनी कमजोर हालत में जॉन अपनी कार की तरफ भागता है, एक इंजेक्शन निकालता है और उसे खुद को लगाने की कोशिश करता है, पर उसके कांपते हाथों के कारण एन उसकी मदद करती है। जॉन अब यकीन कर लेता है कि वो इस रेडिएशन से जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए वो एन से अपने शरीर को मरने के बाद जलाने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन एन इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो उसे अपने बैकयार्ड में ले जाती है और ढंग से धोकर कोई भी बचा कंटामिनेशन हटा देती है। फिर वो उसे घर के अंदर ले जाती है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती रहती है। अगले कुछ दिनों में एन जॉन को और दवाई देती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। एक रात जॉन को तेज बुखार हो जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है। एन उसे ठंडा पानी देकर ठंडा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कंडीशन बेहतर नहीं होती और वो बेहोश हो जाता है। कोई और ऑप्शन न होने पर एन उसकी जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना काम करती है और जॉन को होश आ जाता है। एक शाम जब वो दोनों बाहर पोर्च पर बैठे होते हैं, एन उसे एक फोटो एल्बम दिखाती है। वो अपने भाई के बारे में बताती है जो सप्लाई लेने गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। वो अपने पिता के बारे में भी बताती है जो रेडिएशन एक्सपोजर से मर गए थे। अब उसके पास सिर्फ उसका पालतू कुत्ता है। उसकी कहानी से इमोशनल होकर जॉन उसे बड़ी नजरों से देखता है। फिर वो बताता है कि वो एक रिसर्च इंजीनियर था जो एक सरकारी कंपनी के लिए काम करता था। वो वास्तव में उस टीम में था जिसने रेडिएशन रेजिस्टेंस सूट डिजाइन किए थे जो उसने पहना हुआ था जब वो पहली बार मिले थे। अगले दिन जब एन खेती कर रही होती है, जॉन उसके पास आता है और उसके ट्रैक्टर के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये फ्यूल खत्म होने पर बंद हो गया था। जॉन एक नजदीकी गैस स्टेशन के बारे में बताता है और वहां जाने का सुझाव देता है। पहले तो एन हिचकिचाती है और बताती है कि वहां फ्यूल पंप करने के लिए कोई बिजली नहीं है, लेकिन जब इंजीनियर जॉन कहता है कि वो उसे मैन्युअली पंप कर सकते हैं तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। एन गैस स्टेशन जाती है और सक्सेसफुली अपने ट्रैक्टर को रिफिल करती है। वो उत्साह में उछल पड़ती है और जॉन की तरफ हाथ हिलाती है जो उसे राइफल स्कोप से देख रहा होता है। कुछ देर बाद एन घर वापस आती है और उसको थैंक्स कहती है। वो ये मानती है कि उसने पहले कभी मैन्युअली फ्यूल पंप करने के बारे में सोचा नहीं था। जॉन समझता है और कहता है कि शायद आइसोलेशन में रहने के कारण उसने ऐसे सॉल्यूशंस को इग्नोर कर दिया था। फिर वो अपने अतीत के बारे में बताता है और शेयर करता है कि सरकारी बंकर में रहने से उसे लगा कि उसकी जिंदगी थम सी गई थी, इसलिए उसने अपनी वैगन लाइक कार और सूट को दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए बनाया था और आजादी का एहसास वापस पाने के लिए, चाहे इसका मतलब अपनी जिंदगी रिस्क में डालना हो। जैसे जैसे जॉन अपनी रिकवरी करता है, वो भी धीरे धीरे एन की तरह सिंपल लाइफ के आदत में आने लगता है। एक दिन एन उसे नजदीकी तालाब में ले जाती है जो रेडिएशन से फ्री होता है। वो एक बड़ी मछली पकड़ती है और जॉन के साथ उसका आनंद लेती है। जॉन को लगता है कि वो ब्लेस्ड है जो उसे एन मिली क्योंकि ये जगह बिल्कुल वैसी थी जैसी वो अपने बंकर से निकलकर ढूंढ रहा था। एन बताती है कि सर्दियां आने से पहले उन्हें खाना स्टॉक अप करना पड़ेगा क्योंकि वो पिछले साल लगभग भूख से मर ही गई थी। वो चाहती है कि वो फ्रिज को काम में ले आए ताकि तालाब से मछली पकड़कर स्टोर कर सके। एनी बताती है कि उसके पास पहले एक जनरेटर था, लेकिन वो अब खराब है। ये सुनकर जॉन अपनी इंजीनियरिंग स्किल का उपयोग फिर से करने की कोशिश करता है। वो जनरेटर रूम में जाता है और इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। तो वो एनी को झरने के पास ले जाता है और एक आइडिया शेयर करता है। जॉन बताता है कि वो झरने से अपनी खुद की बिजली जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक बड़ा व्हील बनाना पड़ेगा जो पानी के संपर्क में आते ही घूमेगा। एनी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, तो वो घर वापस आके आगे का प्लान बनाते हैं।
जॉन समझाता है कि उन्हें व्हील बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नजदीकी पेड़ ऐसे वुड के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए वो नजदीकी चर्च को तोड़कर उसके प्लैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एनी इस आइडिया को मना कर देती है। एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में वो समझाती है कि जब वो अकेली थी तो चर्च ने उसे कंफर्ट और सहारा दिया था। ये असल में उसके पिता ने बनाया था, जो वहां एक प्रीस्ट के रूप में काम करते थे। उसके भावनाओं का सम्मान करते हुए जॉन इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है और वो जनरेटर अरेंज करने के दूसरे तरीकों पर फोकस करता है। एक दिन जब एन खेती कर रही होती है, जॉन एक उजाड़ सुपरमार्केट खोजता है जहां वो शराब पीना शुरू कर देता है। जब एन उसे वहां दिखती है तो वो नशे में गुल पड़ा होता है और एन पर गुस्सा हो जाता है। एनी किसी तरह उसे घर ले आती है, लेकिन उसका रूड बिहेवियर उसे परेशान कर देता है। अगली सुबह जॉन अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, तो वो उसे आसानी से माफ कर देती है और उसे तसल्ली देती है कि वो परेशान नहीं है। जॉन का मूड अच्छा करने के लिए वो उस शाम उसके लिए एक प्यारा डिनर तैयार करती है। फिर वो एक वाइन की बोतल खोलती है और उसे पीने लगती है। जॉन उसके बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि एन कभी शराब नहीं पीती। खैर, फिर वो दोनों मील का आनंद लेते हैं और रात भर साथ में डांस करते हैं। बाद में एन उसे अपने कमरे में ले जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। वो दोनों एक पारिवारिक रिलेशनशिप शुरू करने के करीब होते हैं, लेकिन जॉन अचानक मना कर देता है। वो कहता है कि ये उस पर जिम्मेदारियों को बढ़ा देगा और उसे और समय चाहिए। कुछ दिन बाद जब एन अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों में चल रही होती है, वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम कैलिब होता है। वो बहुत ज्यादा भूखा और प्यासा लग रहा था। ये आदमी एक अजनबी था, पर फिर भी एन उसके लिए बुरा महसूस करती है और उसे अपने फार्म हाउस ले आती है। जॉन कैलिब की प्रेजेंस से चौकन्ना हो जाता है, इसलिए वो तुरंत अपनी राइफल निकाल लेता है। लेकिन एन उसे शांत करती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि ये आदमी कोई खतरा नहीं है। कैलिब फिर एक्सप्लेन करता है कि वो दूसरे सर्वाइवर्स के साथ एक खदान में रह रहा था जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रेडिएशन उनके खदान में भी पहुंच गई थी। इसकी वजह से उसके दोस्त बीमार हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। ये देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग आया और यहाँ इस रेडिएशन फ्री जगह में पहुंच गया। बाद में एन जॉन से प्राइवेट में बात करती है और जोर देती है कि वे कैलिब को घर में जगा दे। जॉन हिचकिचाता है, लेकिन उसकी बात नहीं चलती। आखिरकार ये एन का ही घर है। उस शाम जब वो तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं, दोनों आदमी पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड से पहले की स्टोरीज शेयर करते हैं जो उन्होंने एन से मिलने से पहले फेस की थी। जॉन बताता है कि वो एक ऐसे लड़के के साथ था जो रेडिएशन से मरने वाला था और वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा था। खतरनाक साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए उसने अपनी पीड़ा को खत्म करने की भीख मांगी। जॉन को उस लड़के के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने उसे मार दिया और उसका शरीर सड़क के किनारे डंप कर दिया। कैलिब और एन इस कहानी को सुनने के बाद सोचते हैं कि वो जॉन के साथ दोस्त नहीं बने रह सकते। डिनर के बाद एनी कैलिब को उसका कमरा दिखाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। उन्हें इतना करीब देखकर जॉन एनी को सतर्क रहने की सलाह देता है, क्योंकि वो उस नए आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। उसे कैलिब की बताई कहानी पर शक होता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो खदानों में भुखमरी के बावजूद काम करते हुए बचा रहा। लेकिन एनी डिफेंसिवली रिस्पॉन्ड करती है और पूछती है कि उसने रेडियो एक्टिव लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जॉन मानता है कि वो बताना चाहता था, लेकिन साहस नहीं जुटा पाया। फिर वो अपना साहस जुटाकर शॉकिंगली रिवील करता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था। वो इतनी बुरी स्थिति में था कि जॉन के पास उसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये सुनते ही एनी आंसू बहाने लगती है और वो उसकी स्थिति समझ जाती है और उसे माफ कर देती है। अगले दिन दोनों आदमी जंगल में शिकार पर जाते हैं, लेकिन उनमें अब भी थोड़ा तनाव था। कैलिब कहता है कि वो एनी के धार्मिक विश्वासों की बहुत इज्जत करता है। वो उसकी एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन की भी तारीफ करता है, जिससे जॉन को सच में उससे ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन उनके अंतर के बावजूद वो एक जंगली पक्षी का शिकार करने में कामयाब होते हैं और उसे घर ले आते हैं। उस शाम वो वाटर व्हील प्रोजेक्ट के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। कैलिब चर्च की लकड़ी का इस्तेमाल करने के खिलाफ होता है, क्योंकि वो भगवान की जगह थी। लेकिन अचानक एनी का मन बदल जाता है और वो कहती है कि उन्हें इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। शायद भगवान उन्हें बिजली बनाने का सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए सर्दी से बचने की एक आखिरी उम्मीद है। अगले दिन से तीनों काम पर लग जाते हैं और चर्च को तोड़ना शुरू करते हैं। इस समय एनी और कैलिब के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, जिससे जॉन को बड़ी जलन होती है। इसलिए वो एनी को एक तरफ ले जाता है और अपने दिल की बात कह देता है। उसने ये भी कहा कि उसको उसके फैसलों का सम्मान है और वो चाहे तो उसके साथ या किसी और के साथ जीने का हक रखती है। एनी उसके शब्दों से उलझ जाती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते हुए बातचीत को बीच में ही छोड़ देती है। अगले दिन वो उनके प्रोजेक्ट के काम को जोरों शोरों से शुरू करते हैं और काफी हद तक उसे कंप्लीट भी कर देते हैं। फिर उस रात को वो मोमबत्तियों की रोशनी में कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जिसमें वो एक मजेदार खेल खेलते हैं, जिसमें कैलिब ने एक बोतल को पानी में फेंका और दोनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। जॉन स्विमिंग में बहुत खराब होता है, इसलिए वो तुरंत हार मान लेता है, जबकि एनी बोतल को ढूंढ लेती है, लेकिन बोतल उसके हाथ से छूट जाती है। इसलिए कैलिब उसे बोतल ढूंढने में मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। जब दोनों पानी में खेल रहे होते हैं,
तब जॉन उन्हें नफरत भरी नजरों से देखता है। इसलिए जब एनी पानी से बाहर आती है तो वो कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। एनी को उसके शब्दों से पूरी तरह से आश्चर्य होता है, लेकिन वो खुश भी दिख रही है। फिर वो अपने कमरे में जाती है जॉन से आगे की बात करने के लिए, लेकिन जॉन इतना नशे में होता है कि वो जल्दी ही बेहोश हो जाता है। एनी जो कि जिंदगी में किसी का साथ चाहती है, वो जॉन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन ने एन को खुद से दूर रहने को कहा। निराश होकर वो केलिब के कमरे के सामने जाती है और उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। वो अपने दोनों दोस्तों के प्रति अपनी भावनाओं में उलझ रही है, इसलिए वो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले रुक जाती है। इस समय केलिब दरवाजा खोल देता है और उसे अंदर खींच लेता है। फिर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये रात साथ में बिताते हैं। अगली सुबह एनी ब्रेकफास्ट टेबल पर केलिब के साथ बैठी होती है, जिससे जॉन को फिर से बेचैनी महसूस होती है। उसके बाद दोनों मर्द अपने प्रोजेक्ट पर काम करने जाते हैं। रास्ते में जॉन केलिब का धन्यवाद करता है कि उसने बिना इरादे से उसे एनी के नजदीक ला दिया। इस वजह से ही जॉन ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। केलिब को उसकी बातों से परेशानी होने लगती है, इसलिए वो चुप रहता है। उसके बाद दोनों मर्दों ने चक्की को पूरा किया और उसे वाटरफॉल के ऊपर स्थापित कर दिया। केलिब जो एक भारी रेडिएशन सूट पहने हुए था, वो चढ़ने के दौरान फिसल जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए तुरंत रस्सी को खींचने लगता है, पर जब उनकी आंखों का टक्कर होता है तब जॉन को महसूस होता है कि केलिब उसे एन की वजह से नफरत करता है। उसे लगता है कि अगर वो केलिब की जगह होता तो वो उसे एन को पाने के लिए मार देता। दोस्तों, अब ये सीन यही ब्लैकआउट हो जाता है। उसके बाद जॉन अकेला घर लौट आता है, जहां एनी उसे कन्फेस करती है कि उसने पिछली रात ज्यादा शराब पीने की वजह से केलिब के साथ सोई थी। जॉन ने ऐसे ही उसे माफ कर दिया, कहा कि वो उसकी मजबूरी को समझ सकते हैं। उसने फिर कहा कि केलिब अचानक दूसरी सेटलमेंट को ढूंढने चला गया है, लेकिन एनी को इस बात पर शक होता है जब वो ये सुनती है और बाहर जाकर देखती है। जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसे लगता है कि शायद जॉन ने कुछ चाल चली हो। अगले कुछ दिन वो उदास होकर गुजारती है। एक शाम एनी को पता चलता है कि जॉन ने जनरेटर से वायरिंग जोड़ दी है, जो अब पानी चक्की से चल रहा है। इससे वो बहुत खुश होती है। अगले दिन वो स्टोरेज एरिया में जाती है, जहां वो एक पियानो देखती है जो पहले चर्च में होता था। जॉन ने उसे रिकवर कर लिया था जब उन्होंने फैसला किया था कि वो चर्च को तोड़ देंगे और वो पियानो बजाना शुरू करती है। एनी अपनी संगीत में गहरी उलझन में डूबी होती है। कुछ देर बाद जॉन भी उसके पास आता है और उसे पश्चाताप भरी नजरों से देखता है। उसे महसूस होता है कि एन सच्चाई को समझ चुकी है कि उसने ही केलिब को मारा है और उसका भरोसा उसके लिए बिखर चुका है। अंत में हम एनी को पियानो बजाते हुए देखते हैं और उसकी दुख और निराशा को हम संगीत के रूप में सुनते हैं। इसी दौरान जॉन चुपचाप साइड में बैठा होता है और उसके भावनाओं के बोझ को समझता है। तो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अजीब थी, पर मैं आशा करता हूं कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।